मीटिंग रूम से निकलने के बाद सीधा अपने केबिन में आ गया। इस वक्त वह केबिन में इधर से उधर चल रहा था। कुछ देर सोचने के बाद ऋषभ ने अपना फ़ोन निकाला और किसी को कॉल करने लगा। वहीं दूसरी तरफ सान्या इस वक्त अपने केबिन की कांच की खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथों में इस वक्त सिगरेट थी जिसे वह कश लेती जा रही थी। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। सान्या ने अपना तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। एक गहरी सांस लेकर ऋषभ अपनी कुर्सी पर बैठता हुआ कम इन कहता है। उसके कम इन कहने पर अवनी अंदर आती हुई कहती है, बॉस मेरी दोस्त आपसे मिलना चाहती है। ऋषभ जो अभी अभी अपनी कुर्सी पर बैठा था वह उस पर झुकता हुआ कहता है, तुम करना क्या चाहती हो? अवनी ऋषभ का ऐसा लहजा सुनकर सोचती है कि ऋषभ ने उसे गलत। अवनी को ऋषभ की बातों पर गुस्सा आने लगता है क्योंकि अनन्या ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो ऐसा काम करे। अवनी थोड़ा गुस्से से कहती है, सर वे सारी लड़कियां झूठ बोलती थीं, इसीलिए उन्हें लेकर नहीं आई मैं कभी। और रही बात मेरी दोस्त की, तो वह ऐसी वैसी लड़की नहीं है जो ऐसा कोई काम करे। वह एक प्रतिष्ठित और अमीर परिवार से आती है, भला वह ऐसा क्यों करेगी? उसकी बातें सुनकर ऋषभ जो फाइलें पढ़ रहा था वह अपनी फाइलें नीचे टेबल पर रखता हुआ कहता है, अगर वह इतनी ही अमीर है तो यहाँ अपने संबंधों से क्यों नहीं आई? तुम्हें उसका सहायक क्यों बनना पड़ रहा है? ऋषभ की बात सुनकर अब अवनी का गुस्सा जवाब दे चुका था, लेकिन इससे पहले वह कुछ कह पाती। सचिव भागता हुआ अंदर आता है और अवनी से कहता है, मैडम उस लड़की ने पूरा ऑफिस अपने सर पर उठा लिया है, आप कुछ कीजिए। सचिव की बातें सुनकर अवनी हैरान हो जाती है। वह मन ही मन कहती है, मैं यहाँ उस लड़की की तारीफ कर रही हूँ और वहाँ वह मेरी इज्जत का फलूदा कर रही है। अनन्या मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तभी अवनी को अपनी पीठ पर किसी की जलती हुई निगाहें महसूस। उस लड़की की बात सुनकर सामने वाली लड़की कहती है, ऐसी तुम जैसी कई लड़कियां यहाँ हर रोज आती हैं जो हमारे बॉस को जानने का दावा करती हैं। इसका मतलब क्या हमारे बॉस सबको जानते हैं क्या? उस लड़के की ऐसी बातों पर सामने वाली लड़की जवाब में कहती है, मुझे क्या पता, मुझे बस इतना पता है कि मैं मिस्टर ऋषभ खुराना को जानती हूँ। उसकी ऐसी जिद भरी बातें सुनकर जो लड़की उससे बहस कर रही थी वह उसे घूरते हुए कहती है, अच्छा तो बताओ तुम उन्हें कैसे जानती हो? उस लड़की की बात सुनकर सामने वाली लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, अब आए हो ना सही सवाल पर जाओ, मिस्टर खुराना से कहो उनकी लिटिल प्रिंसेस आई है। उस लड़की की बात सुनकर सभी लोग उसे अजीब नज़रों से देखने लगे। वहीं अवनी तो मन ही मन अपने लिए और वहाँ खड़ा ऋषभ जैसे ही यह सुनता है वह तेज आवाज में कहता है, लिटिल प्रिंसेस। ऋषभ ने जैसे ही कहा लिटिल प्रिंसेस, सामने खड़ी लड़की उसकी तरफ मुड़ जाती है। ऋषभ ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर सामने खड़ी अनन्या के चेहरे पर बहुत सारा गुस्सा था। अनन्या बस ऋषभ को घूर रही थी। वहीं वहां खड़े सभी लोग हैरान थे। अब उन्हें भी समझ आ गया था कि ऋषभ उस लड़की को जानता था। वहीं अवनी कभी हैरान चलकर अनन्या के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अनन्या कुछ नहीं कहती, बस अपनी आंखें छोटी करके उसे घूर रही होती है। अनन्या का ऐसा चेहरा देखकर ऋषभ की हंसी छूट जाती है, लेकिन ऋषभ का हंसना बाकी लोगों के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे हंसते हुए नहीं देखा था। सभी लोग हैरान थे, पर अवनी ने कई बार ऋषभ को हंसते हुए ऋषभ अनन्या के बाल सहलाते हुए कहता है, लिटिल प्रिंसेस तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने मुझे आने से पहले बताया क्यों नहीं? अनन्या उसे घूरते हुए कहती है, पिछले 1 घंटे से मैं यहाँ क्या कर रही थी, जरा बताया मुझे। ऋषभ अनन्या की बात सुनकर सभी की तरफ देखने लगता है। सभी अब ऋषभ की आंखों में ठंडापन देख सकते थे। वह लड़का जो तब से अनन्या से ऋषभ मासूम नज़रों से अनन्या की तरफ देखने लगता है। अनन्या उसकी मासूम नज़रों का मतलब समझ रही थी। वह अपने हाथों को कमर पर रखते हुए कहती है, सॉरी कहो। अनन्या की ये बात सुनकर तो सभी को सदमा ही लग गया था। अब सब सोचने लगे कि पता नहीं ऋषभ अनन्या के साथ अब क्या करेगा, क्योंकि ऋषभ खुराना किसी से सॉरी बोले ऐसा हो नहीं सकता है, वह भी सबके सामने। हे भगवान, जब आप दिमाग दे रहे थे सबको तो इसे क्यों देना भूल गए? आज यह राक्षस शांत है थोड़ा, वरना किसी और ने ये किया होता तो उसे अभी तक यमराज के पास पहुंचा चुका होता। और यहाँ ये पागल लड़की उसे बार बार उकसा रही है कि यह राक्षस उसे और मुझे भी उठाकर कंपनी से फेंक दे। कृपया भगवान मेरी नौकरी बचा लेना और इस राक्षस से भी। अवनी यह सब सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि कंपनी के सभी लोगों की आंखें बाहर आ गईं यह दृश्य देखकर। सामने ऋषभ ने अनन्या के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा चलो सॉरी। ऋषभ का यह एक और खतरनाक कदम लोगों को सदमे में लाने के लिए काफ़ी था,
इस बार तो अवनी भी आंखें फाड़े उसे ये करते हुए देखने लगी, क्योंकि इसकी उम्मीद उसे बिल्कुल भी नहीं थी कि ऋषभ जैसा राक्षस किसी से सॉरी बोलेगा। असंभव। ऋषभ अब भी अनन्या के सामने अपने कान पकड़े खड़ा था। माँ। अनन्या मुस्कुरा देती है। भले ही यह बात ऋषभ ने अनन्या से कही थी, पर उसका इशारा सभी कर्मचारियों की तरफ था और बाकी सब भी यह बात समझ चुके थे, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऋषभ और अनन्या का रिश्ता क्या है और वह कौन है। सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे और सबके दिमाग में अलग अलग बातें चल रही थीं। ऋषभ यह सब समझ रहा था, उसे किसी को भी कोई सफाई देने की जरूरत नहीं थी। आखिर यह उसका ऑफिस था, पर कुछ सोचकर वह सभी की तरफ देखता हुआ कहता है, आज के बाद मेरी बहन को यहाँ आने से जिसने भी रोका उसके लिए अच्छा नहीं होगा। सभी हैरान हो गए, क्योंकि सबको पता था कि ऋषभ की कोई बहन नहीं है, पर अगर ऋषभ सामने खड़ी लड़की को अपनी बहन कह रहा है तो सबकी भलाई इसी में थी कि वे इस बात को मान ले। सभी के मन में यही सवाल था कि आखिर ऋषभ आए कहाँ से, जब उसकी बहन थी ही नहीं। अब आगे ऋषभ एक बार फिर सभी को देखता है और अनन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन की तरफ ले जाने लगता है। वहीं तभी ऋषभ की नज़र वहीं खड़ी शौक अन्वी पर जाती है। ऋषभ अन्वी के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरता हुआ कहता है, क्या हुआ, कोई सदमा लग गया क्या? अन्वी। उसके बाद ऋषभ अनन्या को अपने केबिन में लेकर चला जाता है और वहीं अन्वी अनन्या के लिए कुछ खाने को लेने चली जाती है। कुछ देर बाद अनन्या ऋषभ के केबिन में थी और तब तक अन्वी भी अनन्या की पसंदीदा सॉक और कुछ कुकीज लेकर वहां आ गई थी। ऋषभ अनन्या से कहता है, बताओ क्या काम था लिटिल प्रिंसेस तुम्हें, जो तुम्हें मुझसे अर्जेंटली मिलना था? ऋषभ की बात सुनकर अनन्या का साथ साथ चेहरा अचानक से खिल उठता है। वह खुशी से कहती है, क्या सच में अब मैं दी से मिल सकती हूँ? अनन्या की बात पर ऋषभ हाँ में सर हिलाते हुए कहता है, मैं अभी उससे ही मिलने जाने वाला हूँ, तुम चलोगी? ऋषभ की बात सुनकर हाँ में अनन्या सर हिलाते हुए कहती है, ऑफ कोर्स चलूंगी, यह भी कोई पूछने वाली बात है हैंडसम मैन? ऋषभ अनन्या की बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, अभी मेरी एक मीटिंग है, मैं उसे अटेंड करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ बैठकर जो खाना है खाओ, और यह रही तुम्हारी दोस्त, इससे कह देना जो भी समस्या हो। अन्वी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और मिस अन्वी, आप मेरी प्यारी बहन की सारी बातें मानेंगी, यह मेरा आदेश है। ऋषभ की बातें सुनकर अन्वी उसे घूरने लगती है, फिर हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, जैसा आप कहें। उसकी बात सुनकर ऋषभ और अनन्या दोनों को थोड़ा झटका लगता है, क्योंकि अन्वी के चेहरे पर बेइंतहा गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसमें इतनी प्यार से अन्वी का हाँ बोलना अजीब था। ऋषभ एक नज़र अनन्या को देखकर अपना कंधा उचकाता है और सीधा वहां से निकल जाता। अन्वी अनन्या की सुनकर गुस्से में उसे घूरते हुए कहती है, तुझे मुझ पर भरोसा नहीं था कि मैं तुझे अपने बॉस से मिलवाऊंगी, और तूने ना सिर्फ तमाशा किया बल्कि पूरा का पूरा कांड कर दिया। और तू कहती है कि गुस्सा न करूं तो क्या करूं? और वो कौन है दीदी जिससे मिलने के लिए इतनी पागल हो रही हो? अनन्या मैडम। अनन्या अन्वी को शांत करते हुए अपने बगल वाले सोफे पर बैठाते हुए कहती है, वो याद है मैंने तुझे कहानी बताई थी, जब मुझे कुछ गूंडे परेशान कर रहे थे, तब एक दीदी ने मेरी मदद की थी और उनका हैंडसम दोस्त भी था। अन्वी कुछ सोचते हुए हाँ में सिर हिला देती है, तो उस पर अनन्या कहती है, वो हैंडसम दोस्त और कोई नहीं बल्कि मिस्टर ऋषभ खुराना था, और मैं यहाँ उनसे मिलने और उसी दीदी का नंबर लेने आई हूँ। अन्वी हैरानी से उसे देखते हुए कहती है, एक मिनट, उस दिन जिस दीदी ने तुझे बचाया था, उनका दोस्त हमारे ये बॉस ऋषभ सर हैं? अन्वी की बात पर अनन्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ। उसके बाद अन्वी उसे घूरते हुए कहती है, पर अभी तुझे इतनी अर्जेंटली उनका नंबर क्यों चाहिए? अनन्या अन्वी की बातों पर जवाब देती है, मुझे उस मॉल वाले अमीरजादे को सबक सिखाना है, अगर भाई को पता चल गया तो बात बहुत बिगड़ जाएगी, और वैसे भी दीदी ने मुझे बोला था कि अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे बता देना, और इसी बहाने में उनसे मिल भी जाऊंगी। उसकी बातों पर अन्वी कहती है, अनन्या, यह तेरा और उसका मामला था, तू आखिर पीछे से क्यों उन दीदी को ला रही हो? वैसे भी वो अमीरजादा कितना अमीर था, अगर उसने कुछ कर दिया दीदी को तो तू क्या करेगी?
अन्वी की बातों पर अनन्या कहती है, भूल मत। मेरा भाई कौन है और मेरा बैकग्राउंड क्या है, वो मेरी दीदी को कुछ नहीं कर सकता है, और अगर मैं सपोर्ट भी न करूँ तो भी वो कुछ नहीं कर सकता। मेरी दीदी इतनी स्ट्रांग है और रिच भी, वरना सोचो, ऋषभ खुराना जैसा शख्स मेरी दीदी के सामने बच्चा बन जाता है, आखिर कुछ तो बात होगी ही ना उन। अनन्या की बातों पर अन्वी हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, ठीक है फिर, पर अनन्या, आज के बाद अगर ऐसा तूने किया ना तो अच्छा नहीं होगा। अनन्या उसे पर ना में सिर हिलाते हुए कहती है, कभी नहीं, पक्का प्रॉमिस। अन्वी फिर कुछ देर उसे घूरती है, फिर दोनों हंसने लगती है। होटल प्लाजा, एक एंट्रेंस पर एक चमचमाती काली कार रुकी। उस कार के रुकते ही वहां अगल-बगल के सभी लोगों की नज़र उस कार पर आ गई, क्योंकि वह काली कार इतनी शानदार थी कि किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। जैसे ही उस कार का दरवाज़ा खुला, सया बाहर निकली। उस कार से किसी लड़की को निकलते देख सब हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि इतनी लग्जरी कार से कोई ना कोई है। प्राइवेट रूम के अंदर ऋषभ और अनन्या बैठे हुए थे और सन्या का इंतजार कर रहे थे। अनन्या थोड़े गुस्से में ऋषभ से कहती है, आपने तो कहा था कि दी आएंगी, पर अभी तक तो वो आई ही नहीं है। ऋषभ ने अनन्या का गुस्से वाला चेहरा देखा और उसकी बातें सुनी तो हंसते हुए उसका गाल खींचते हुए कहता है, अरे लिटिल प्रिंसेस, वो आ जाएंगी, चिंता मत करो, मैं कॉल। सन्या जो इस वक्त प्राइवेट रूम के दरवाजे पर खड़ी थी, उसने अपनी नजरें उठाकर सामने देखा। सामने अनन्या को देखकर वह हैरान हो गई। उसे देखते हुए कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसके पहले अनन्या कोई जवाब देती, दरवाजे पर खड़े मैक्स ने सन्या से पूछा, ये कौन है और ये यहाँ क्या कर रही है? मैक्स के चेहरे पर निराशा थी। दरअसल मैक्स की आज इसी होटल में मीटिंग थी और उसके बाद ऋषभ ने भी उसे बताया कि उसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है, इसलिए सन्या ने दोनों से बात करने के लिए यह होटल चुना। सन्या ने मैक्स को आंखों से कुछ इशारे किए और फिर ऋषभ की तरफ देखने लगी। ऋषभ सन्या को समझाते हुए कहता है, वो दरअसल अनन्या मेरे ऑफिस आई थी, इसे तुमसे मिलना था, कोई जरूरी बात थी और इसके पास तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अनन्या भी उन सभी के एक्सप्रेशन देख रही थी। वह समझ चुकी थी कि कोई महत्वपूर्ण बात होने वाली थी और उसकी वजह उसे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसने एक साथ कितने लोगों को नाराज कर दिया था, पहले अपने दोस्त की रेप्यूटेशन, फिर अपने हैंडसम दोस्त की रेप्यूटेशन, और अब अपनी दी को डिस्टर्ब कर दिया बिना उनसे पूछे कि वह यहाँ आ सकती है कि नहीं। सन्या अनन्या का एक्सप्रेशन देख रही थी। वह उससे कहती है, अब तुम जा रही हो तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, मुझे तो लगा कि तुम में। इस पर मैक्स अपनी कुर्सी आगे करता हुआ उस पर बैठते हुए कहता है, पर भूख लगी है मुझे, तो क्यों न कुछ खा लिया जाए, उम्मम। लिटिल गर्ल, अनन्या उसकी बात सुनकर कहती है, ये सब मुझे लिटिल गर्ल क्यों बुलाते हो, मैं अब कोई बच्ची नहीं हूँ। तारांकन उसकी बात सुनते हुए सन्या उसका हाथ पकड़ती है और उसे वापस उसकी कुर्सी पर बिठाते हुए कहती है, तुम हमारे लिए हमारी छोटी सी लिटिल प्रिंसेस ही तो हो, तो लिटिल प्रिंसेस ही बोलेंगे ना। अनन्या उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहती है, अगर आप मुझे लिटिल प्रिंस हैंडसम होता है, वैसे ही हमारी लिटिल प्रिंसेस के लिए उसका भाई वर्ल्ड का सबसे हैंडसम बंदा है। अनन्या उन दोनों की बात पर कुछ नहीं कहती है, क्योंकि वह यहाँ सच नहीं कह सकती थी। सभी लोग उस प्राइवेट रूम में बैठे हुए थे, तभी वेटर वहाँ उनका लंच लेकर आ जाता है और सर्व करने लगता है। सन्या अनन्या के हाथों में एक डार्क ब्लू कार्ड देती है, जिसमें सेंटर में गोल्डन रंग से लिखा हुआ था सन्या कपूर और उसके साइड में एक नंबर, जो कि सन्या का पर्सनल नंबर था। सन्या अनन्या को यह कार्ड देते हुए कहती है, कभी भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम मुझ। अनन्या थोड़ा उदास सा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे कल किसी ने मॉल में परेशान किया। सन्या का चेहरा अनन्या की बात सुनते ही ठंडा हो जाता है और वहीं मैक्स और ऋषभ भी अनन्या को देखने लगते हैं। अनन्या सभी की नज़रें खुद पर महसूस करती हुई कहती है, कल मुझे मॉल में एक व्यक्ति मिला था, इसके बाद उसने जो कुछ भी हुआ था सब सन्या और बाकी दोनों को बता दिया। सन्या थोड़ी गुस्से में कहती है, कौन था वो? सन्या की बात सुनकर अनन्या कहती है, मुझे उसका नाम तो नहीं पता और ये भी नहीं पता कि वो कौन था, पर अगर मैं उसे मिली तो क्या तब आप आओगी उसे सजा देने? अनन्या की बात सुनकर सन्या उसके बाल सहलाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, तुम जब भी मुझे बुलाओगी मैं जरूर आऊंगी और अगर तुम कहो तो मैं उसे ढूंढूं। सन्या की बात सन्या इस पर कुछ नहीं कहती है और बस हाँ में सर हिला देती है। इसके बाद वे सभी बातें करते हुए लंच करने लगते हैं।
तभी अनन्या का फोन बजने लगता है। उसका फोन बजता हुआ देखकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। अनन्या जल्दी से अपना फोन निकालकर नाम चेक करती है। जैसे ही उसकी नज़र नाम पर जाती है, उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है। वे तीनों उसे देख अनन्या के चेहरे पर टेंशन आ जाती है। अनन्या का ऐसा चेहरा देखकर तीनों उसे देखने लगते हैं। सन्या अनन्या से पूछती है, क्या हुआ, कोई समस्या है? या सन्या की बात पर नामे सर हिलाते हुए कहती है, नहीं दी, ऐसा कुछ नहीं, वो मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, तो मैं चलती हूँ, आप लोग लंच एंजॉय करें। उसकी ऐसी बात सुनकर सन्या उससे पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें, इतनी टेंशन में क्यों हो? ऋषभ भी सवाल करते हुए कहता है, किसका फोन था और उसने ऐसा क्या कहा जो तुम इतनी जल्दी में जा रही हो? मैक्सन उन्हें शांत करते हुए कहती है, अरे आप लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे घर से कॉल आया है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मैं दरअसल घर पर बताकर नहीं आई थी, तो वो परेशान हो गए होंगे मेरे लिए, इसलिए मुझे जाना चाहिए। वहाँ बैठे तीनों समझ रहे थे कि अनन्या उनसे झूठ बोल रही थी, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में सर हिला दिया। तीनों ने हाँ में सर हिला दिया। उसके बाद अनन्या वहाँ से निकल गई। तारांकन अनन्या के निकलने के बाद ऋषभ सन्या से कहता है, तुम आज से पहले तो किसी अजंबी के साथ ऐसा बात नहीं करती थी और ना ही ऐसा किसी को अपना कार दिया आज तक, तो इस छोटी लड़की को क्यों? सन्या ऋषभ से कहती है, मुझे हमेशा से ही एक बहन चाहिए थी जो मुझे सपोर्ट करे और मैं उसकी हर एक विश पूरी करूं, पर मेरे पुराने परिवार में भी ना ही मुझे बहन मिली और ना ही नए परिवार में बहन थी। ऋषभ और मैक्स दोनों सन्या की आंखों में देख रहे थे। भले ही सन्या के पास कितने ही लोग क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं वो आज भी अकेली थी और ये उसकी बातें सब कुछ बयां कर रही थी। उसके बाद सन्या गंभीर मूड में आते हुए कहती है, तो बताओ ऋषभ, तुम्हें क्या बात करनी थी? ऋषभ भी गंभीर होते हुए कहता है, कंपनी में आज मेरी मीटिंग थी, वहां पर कई एग्जीक्यूटिव्स। सन्या ऋषभ की तरफ देखते हुए कहती है, ये सामान्य है, अभी सभी लोग एसके इंडस्ट्री के साथ कोलैब करना चाहते हैं। इस वक्त सारे देश की टॉप कंपनियां एसके इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहती हैं, क्योंकि एसके इंडस्ट्री के शेयर्स का प्राइस हर दिन दोगुनी तेजी के साथ बढ़ रहा था। सन्या की बात सुनकर ऋषभ कहता है, बात ये नहीं कि कोलैब के लिए उन्होंने एसके इंडस्ट्री की सिफारिश की। सन्या की बात पर ऋषभ जवाब देते हुए ऑफिस की सारी बात उसे बता देता है। ऋषभ की बातें सुनकर सन्या तेजी से हंसने लगती है। उसकी स्माइल इस वक्त प्यारी नहीं, खतरनाक लग रही थी। सामने बैठे दोनों व्यक्ति भी उसे देख रहे थे, क्योंकि सन्या की स्माइल और उसकी हंसी के साथ साथ और भी खतरनाक लगने लगी थी। अचानक से अपनी हंसी को रोकते हुए वह दोनों को देखने लगती है। अनन्या की कार सीधे ओबेरॉय मेंशन के बाहर आकर रुकती है। उसकी नज़र आसपास खड़ी गाड़ियों पर जाती है और वह समझ जाती है कि उसका भाई आ गया है। अनन्या सीधे मेन हॉल से एंटर करती है और सीढ़ियों की तरफ बढ़ जाती है। उसने अपना एक कदम सीढ़ियों पर रखा ही था कि पीछे से एक भारी और ठंडी आवाज़ आती है, रुको अनन्या। अनन्या जैसे ही यह सुनती है, उसका कदम वहीं रुक जाता है। वह अपना सिर झुकाकर वहीं खड़ी हो जाती है। तभी उसके कानों में एक बार फिर वही ठंडी आवाज़ पड़ती है, अनन्या इधर आओ। अनन्या एक गहरी सांस लेकर पीछे मुड़ती है और सीधे जाकर एक किंग साइज सोफे के सामने खड़ी हो जाती है। सामने सोफे पर बैठा व्यक्ति अनन्या से कहता है, कहाँ गई थी बॉडीगार्ड्स को, बेवकूफ़। अनन्या कोई जवाब नहीं देती, बस अपना सिर झुकाए वहीं खड़ी रहती है। सामने सोफे पर बैठे सिद्धार्थ का चेहरा ठंडा हो जाता है। वह उसे घूरने लगता है, क्योंकि अनन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी, जिससे उसे गुस्सा आ रहा था। सिद्धार्थ अपनी आवाज़ को शांत करता हुआ कहता है, अनन्या कहाँ गई थी, मैंने कुछ पूछा है? भले ही सिद्धार्थ की आवाज़ शांत थी, पर उसका अंदर का अनन्या सिद्धार्थ के सामने खड़ी थी। सिद्धार्थ उसे घूरते हुए कहता है, तुम खुद बताओगी या मैं तुमसे पूछूं? इसका इंतजार कर रही हो? अनन्या सिद्धार्थ की बात सुनकर कहती है, भाई वो मैं अपनी एक दोस्त से मिलने गई थी, बस और कुछ नहीं। सिद्धार्थ अनन्या की बात सुनकर कहता है, अनन्या आखिरी बार कह रहा हूँ, जवाब दो, वो भी बिल्कुल सही। अनन्या सिद्धार्थ की बातों से घबरा जाती है और सिद्धार्थ को जवाब देते हुए कहती है, भाई मैं वो मॉल गई थी, बस। सिद्धार्थ उसे घूरते हुए कहता है, बॉडीगार्ड्स को चकमा देकर जाने की क्या जरूरत थी अनन्या? और तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे परिवार के कितने दुश्मन हैं, फिर भी तुमने यह कदम उठाया। अनन्या अपना सिर झुका लेती है और सिर झुकाकर कहती है, सॉरी भाई। अनन्या की सॉरी सुनकर और गुस्से से सिद्धार्थ कहता है, कल मॉल गई थी,
ठीक है, पर आज होटल प्लाजा क्यों गई थी? अनन्या जैसे ही यह सुनती है वह थोड़ा डर जाती है। उसने मन ही मन कहा, अनन्या बेटा चुपचाप जवाब दे दे सही सही, वरना आज तुझे सिद्धार्थ का नरक का दर्शन हो जाएगा। अनन्या एक गहरी सांस लेकर कहती है, भाई एक दिन मैं कुछ गुंडों के पास फंस गई थी। मुझे एक अनजान दीदी ने मदद की थी और उस दिन उन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था, पर मुझसे उनका नंबर खो गया था। सिद्धार्थ अनन्या को घूरते हुए कहता है, तुम उनसे दोबारा मिली? अनन्या हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ मैं उनसे दोबारा मिली थी, उनका दोस्त मुझे उनसे मिलवाया। अनन्या की बात सुनकर सिद्धार्थ कहता है, क्या बात की तुमने उनसे? अनन्या को अपने भाई का सवाल थोड़ा अजीब लगता है, पर वह जवाब देते हुए कहती है, हाँ हमने बात की, पर मैं उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाई क्योंकि उनके साथ उनका एक हैंडसम दोस्त आया था जिनसे उनकी। अनन्या फ्लो में बोलती जा रही थी। उसने सिद्धार्थ के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं देखा, जो अनन्या के हैंडसम दोस्त वाली बातों से अब गुस्सा होता जा रहा था। सिद्धार्थ एक गहरी सांस लेकर कहता है, रूम में जाओ। अनन्या हैरानी से सिद्धार्थ को देखने लगती है। वह तो सजा के बारे में सोच रही थी, पर यहाँ तो सीन ही अलग था। अनन्या सिद्धार्थ की तरफ देखती है और कहती है, भाई मैं जाऊं? सच? सिद्धार्थ ठंडी और गुस्से से भरी आवाज में कहता है, क्या लंदन भेज दूं तुम्हें? अनन्या जैसे ही यह सुनती है वह सीधा ऐसे गायब होती है जैसे वह वहां थी ही नहीं। अनन्या वहां से अपने कमरे में चली जाती है, जबकि सिद्धार्थ उषा सोफे से अपना सिर टिकाकर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ दोनों लड़के सनाया को देख रहे थे और तभी सनाया अचानक अपनी हंसी रोक देती है और एक स्मर्क मुस्कान के साथ बड़े ही नजाकत से वाइन का गिलास टेबल से उठाकर उसे देखने लगती है। कुछ देर उसे घूरने के बाद वह उसी वाइन गिलास से एक सिप लेती है। सनाया की बात सुनकर ऋषभ को थोड़ा झटका लगा, पर मैक्स का एक्सप्रेशन बिल्कुल सामान्य था। मैक्स बस सनाया की बातें सुन रहा था और फिर कुछ सोचते हुए कहता है, तो तुम ऐसा ही अफवाहें फैलने दोगी? सनाया वाइन का गिलास टेबल पर रखते हुए कहती है, मैंने कब कहा कि अफवाहें ऐसी फैलने दूंगी? मैक्स उसकी इस बात पर जवाब देते हुए कहता है, तो ये अफवाहें कैसे? और अपना ठोड़ी अपने दोनों हाथों में लेकर टेबल पर टिकाते हुए कहती है, अफवाहें उड़ेंगी, जरूर उड़ेंगी, लेकिन वो नहीं जो लोग चाहते हैं, वो जो सनाया कपूर चाहती है। सनाया ये सब एक स्मिर्क मुस्कान के साथ कह रही थी। उसकी ये बात सुनकर ऋषभ और मैक्स दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। उन दोनों के चेहरे देखकर नाया की मन की बात पढ़ने की आदत से सब वाकिफ थे। वह लोगों के मन को आसानी से पढ़ सकती थी। दोनों मन ही मन ये सोच रहे थे कि आखिर क्यों उन्होंने अपने मन में उसे चालाक कहा। मैक्स कहता है, वाह सनाया, अपने ही दुश्मन के आइडिया को अपने लिए फायदे में बदल दिया। सनाया मैक्स की बातों पर हंसते हुए जवाब देती है, अपनों से हमें सीखना चाहिए, ये बात पुरानी है। आखिर कहना क्या चाहती हो? सनाया एक गहरी सांस लेती है और अपना ठोड़ी अपने दोनों हाथों में लेकर टेबल पर टिकाते हुए कहती है, अफवाहें उड़ेंगी, जरूर उड़ेंगी, लेकिन वो नहीं जो लोग चाहते हैं, वो जो सनाया कपूर चाहती है। सनाया ये सब एक स्मिर्क मुस्कान के साथ कह रही थी। उसकी ये बात सुनकर ऋषभ और मैक्स दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अब आज सनाया मैक्स से कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि मैं वह अवार्ड शो करूं? सनाया के सवाल पर मैक्स सिर हिलाता हुआ कहता है, बिल्कुल, तुम्हें यह करना चाहिए। आखिर सबको तुम्हारी पहचान के बारे में पता चले। तुम्हें नहीं लगता कि समय आ गया है कि सोनाया कपूर की एक झलक दुनिया के सामने आए? सोनाया मैक्स की बातें सुनकर उसे देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि मैक्स जानता है कि अगर सोनाया ने अपना चेहरा दुनिया के सामने ला दिया तो क्या होगा। सोनाया मैक्स को देखती है और कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यह बात अच्छी तरह जानते हो कि दुनिया के सामने अगर ये बात आएगी कि कौन है एस के इंडस्ट्री की। मैक्स सोनाया की बातों को काटते हुए कहता है, मैंने कब कहा कि तुम दुनिया के सामने आ जाओ? मैं ये कह रहा हूँ कि तुम उस अवार्ड शो में जाओगी। लेकिन इसके साथ यह कहते हुए मैक्स अपने कोट से एक काला मास्क निकालकर टेबल पर रख देता है, जिस पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था। सोनाया और ऋषभ दोनों उस मास्क को देखने लगते हैं। उन्हें मास्क को देखता हुआ देख मैक्स कहता है, 6 साल पहले याद है, आरके की प्रिंसेस दुनिया के सामने आई थी, पर अपनी पहचान किसी को नहीं बताई थी। सोनाया मैक्स को देखती है, वह सब समझ रही थी। ऋषभ मैक्स को देखकर कहता है, तुम चाहते हो कि वह दोबारा हो?
मैक्स हंसते हुए कहता है, क्यों ना सबको एक साथ झटका दिया जाए। अवार्ड शो के दिन बम ब्लास्ट। सोनाया मैक्स को एकटक देख रही थी। वह उसकी सारी बातें अच्छी तरह समझ रही थी। सोनाया मैक्स से कहती है, ओके तो मिस्टर कब आने वाले हैं? मैक्स सोनाया की बातें सुनकर हंसते हुए कहता है, तुम चाहती हो कि वह भी आए? सोनाया अपनी शातिर मुस्कान के साथ कहती है, एक सा भला दो बम ब्लास्ट। ऋषभ उन दोनों को देखकर कहता है, तो कब होगी उनसे मुलाकात? ऋषभ की बात पर दोनों ऋषभ को देखते हुए कहते हैं, जब दुश्मन खुद बाहर निकलने को तैयार हो जाए। सोनाया वाइन का सिप लेते हुए कहती है, दुश्मन को अब बिल से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। पहले प्यादा निकलेंगे तभी तो खुद उनका राजा निकलेगा। तीनों एक दूसरे को देखकर शातिर मुस्कान देते हैं। तभी ऋषभ के फोन की नोटिफिकेशन आती है। ऋषभ अपना फोन देखकर कहता है, ओके तो गाइज मैं जा रहा हूँ, अब तुम लोग लंच एंजॉय करो, मेरी मीटिंग है। उसकी बातों पर मैक्स कहता है, क्या हमने कहा कि हमारे साथ बैठकर बातें करने के लिए? ऋषभ इस बात पर मैक्स को घूरता हुआ कहता है, मैं यहाँ अपनी बचपन की दोस्त के लिए आया था, मेरी सोनाया के लिए। तू कौन? ऋषभ की बात पर मैक्स कहता है, तेरी सोनाया, वह मेरी दोस्त है तुझसे पहले से। इसके आगे वे दोनों बहस करने लगते हैं। सोनाया टेबल पर अपना हाथ मारते हुए कहती है, शांत रहो। सोनाया ने ये दो शब्द इतनी तेजी से कहे कि दोनों उसे घूरने लगे। सोनाया उन्हें घूरते हुए कहती है, क्या सोनाया मेरी है? सोनाया मेरी है, लगा रखा है सोनाया सिर्फ खुद की है। और मैक्स सोनाया की बातों पर कहता है, तो इसे समझाओ, लड़कियों के साथ डेट पर जाने के लिए इसका पास टाइम नहीं होता, यहाँ आ जाता है फालतू बकवास करने बेवकूफ़। मैक्स की बातें सुनकर जैसे ही ऋषभ कुछ कहने को हुआ, शानाया उसे रोकते हुए कहती है, ऋषभ अंकल गुस्सा करेंगे, चुपचाप डेट पर चले जाओ, यह मेरा आदेश है। शानाया की बात सुनकर ऋषभ गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है, ये कैसा आदेश है? हाँ, तुम मुझे डेट पर जाने का आदेश दे रही हो? शानाया ऋषभ की बातें सुनते ही उसे घूरते हुए कहती है, हाँ मैंने आदेश दिया है और तुम्हें मानना होगा, इसके आगे मैं कोई और बकवास नहीं सुनूंगी। शानाया की बातें सुनकर ऋषभ चिढ़ते हुए कहता है, तुम जानती हो कि मुझे इन ब्लाइंड डेट्स में कोई दिलचस्पी नहीं है और न ही मुझे शादी करनी है, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? शानाया उसे घूरते हुए कहती है, तो तुम नहीं जा रहे हो? शानाया की बातों पर ऋषभ न में सिर हिला देता है। जैसे ही शानाया देखती है कि ऋषभ न में सिर हिला रहा है, वह अपने पॉकेट से एक गन निकालकर उसकी तरफ तान देती है। गन को अपने ऊपर ताने हुए देखकर ऋषभ थोड़ा डरता है और गुस्से से कहता है, ये क्या बदतमीजी है? शानाया उसे घूरते हुए कहती है, जो मेरी बात नहीं मानता उसे मैं सीधा स्वर्ग पहुंचा देती हूँ। तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहते ना, इसलिए तुम्हें अस्पताल पहुंचा देती हूँ। अंकल की डांट से भी बच जाओगे और ब्लाइंड डेट से भी क्यों, ये सबसे अच्छा विकल्प है ना। यह सब शानाया एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहती है। उसकी ऐसी खतरनाक मुस्कान देखकर ऋषभ समझ जाता है कि शानाया गुस्से में कुछ भी कर सकती है, इसलिए वह उसे रोकते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। किसने कहा कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जा रहा? मैं जा रहा हूँ ब्लाइंड डेट पर, और कुछ दिन बाद शादी में भी बुलाऊंगा तुम सबको कुछ ही दिनों में। इतना कहकर वह वहां से भाग जाता है। उसके जाने के बाद शानाया और मैक्स हंसने लगते हैं। मैक्स कहता है, शानाया बाकी सब तो ठीक है, लेकिन तुम क्या करने वाली हो? शानाया मैक्स की बात समझ नहीं पाती और उसे घूरते हुए कहती है, तुम क्या कह रहे हो मैक्स? मैं समझी नहीं। शानाया की बात पर मैक्स कहता है, तुम्हें भी एक ना एक दिन कोई हमसफर ढूंढना होगा उम्म। जैसे ही शानाया यह सुनती है, उसकी आंखों के सामने सिद्धार्थ का चेहरा आ जाता है। वह अपने ख्यालों को झटकते हुए मैक्स से कहती है, मैक्स तुम खुद जानते हो कि मुझे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, ये प्यार व्यार मेरे लायक चीज़ नहीं है। शानाया की बातों पर मैक्स कहता है, शानाया एक ना एक दिन तुम्हें किसी को चुनना ही होगा। अब तुम मल्होत्रा परिवार की बेटी हो और एक ना एक दिन वो लोग तुम्हारी पहचान जरूर उजागर करेंगे, और उस दिन तुम क्या करोगी? किसी न किसी से तुम्हें शादी करनी ही होगी। शानाया मैक्स को देखने लगती है। मैक्स की ओर देखते हुए कहती है,
मैक्स, तुम भी जानते हो कि मेरी जिंदगी में प्यार। शानाया की बात सुनकर मैक्स उसे देखता है और उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द महसूस करता है। शानाया को देखते हुए मैक्स कहता है, शायद तुम्हारी किस्मत में उससे भी बेहतर और अच्छा इंसान लिखा हो, इसलिए वो तुम्हें नहीं मिला। शानाया मैक्स की ओर देखते हुए कहती है, तो क्या तुम खुद को भी ऐसे ही दिलासा देते हो? शानाया की बात पर मैक्स का चेहरा बिल्कुल खाली हो जाता है। उसके जेहन में किसी का खूबसूरत चेहरा हवा की तरह से गुजर जाता है। मैक्स हंसते हुए कहता है, अब तो आदत सी हो गई है। शानाया उसे देखते हुए कहती है, तुम्हें अब आगे बढ़ना चाहिए। शानाया की बात सुनकर मैक्स कहता है, तो क्या तुमने आगे नहीं बढ़ा? शानाया मैक्स की बात पर कहती है, तुम जानते हो मैं अब उससे प्यार नहीं करती, उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। बस बात यह है कि यह प्यार शब्द मेरे लिए है ही नहीं, तुम जानते हो न वजह। शानाया की बातों पर मैक्स हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद मैक्स कहता है, तो चलो अब चलते हैं, शाम को मेरी एक मीटिंग भी है। शानाया हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, शाम हो गई पता ही नहीं चला। शानाया की बात पर दोनों मुस्कुरा देते हैं और उस प्राइवेट रूम से बाहर निकल जाते हैं। दोनों इस वक्त तीसरी मंजिल पर थे। दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे, इस बात से बिल्कुल अनजान कि एक आदमी कब से उनका पीछा कर रहा था। वे दोनों साथ में लिफ्ट में प्रवेश करते हैं। वह व्यक्ति भी उनके साथ लिफ्ट में प्रवेश करता है, लेकिन न तो शानाया और न ही मैक्स ने उस पर कोई ध्यान दिया। कुछ मिनट बाद लिफ्ट नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। दोनों एक दूसरे से बात करते हुए एग्जिट की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची शानाया से टकराकर भाग जाती है। जब शानाया उस बच्ची को अपनी तरफ आते देखती है तो वह अपना कदम पीछे कर लेती है, जिससे उसका पैर मुड़ जाता है। जैसे ही वह गिरने को होती है, मैक्स उसे अपनी बाहों में थाम लेता है। इस वक्त मैक्स का हाथ शानाया की कमर पर था और वह उसे पकड़कर खड़ा था। वह उसी तरह पूछता है, ठीक हो? शानाया हाँ में सिर हिलाती है और सीधी खड़ी हो जाती है। इस वक्त वे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। शानाया को ठीक देखकर मैक्स कहता है, चलो चलते हैं। शानाया हाँ में सिर हिला देती है, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से उसे चलने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। मैक्स उसके कंधे पर अपना हाथ रख देता है। शानाया कुछ नहीं कहती और चलने लगती है, क्योंकि उसे चलने के लिए सहारा मिल रहा था। उधर जो शख्स उनका पीछा कर रहा था, वह उनकी तस्वीरें लेकर किसी को भेज देता है। दूसरी तरफ ओबेरॉय कॉरपोरेशन के सीईओ सिद्धार्थ अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सिद्धार्थ पहले एक नज़र अपने फ़ोन पर डालता है, फिर कुछ सोचते हुए फ़ोन उठाकर उसे देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र ठहर जाती है और वह सर्द हो जाता है। सिद्धार्थ स्क्रीन को घूरने लगता है, जहां इस वक्त शानाया और मैक्स की होटल वाली तस्वीर थी। दूसरी तरफ शानाया और मैक्स वहां से अपने अपने काम के लिए निकल गए थे। रात को करीब 10 बजे शानाया वापस अपनी उसी काली गाड़ी से मल्होत्रा मिशन पहुंची। जैसे ही वह हॉल से अंदर गई, उसे पूरा हॉल खाली दिखाई दिया। उसे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि आज घर पर कोई नहीं होगा। फिर भी न जाने क्यों वह यहाँ आ गई थी। शायद यह घर उसे घर वाली फीलिंग देता, जिसकी वजह से पूरा मल्होत्रा परिवार घर पर नहीं था, सिवाय शानाया के। शानाया को अंदर आते देख दो नौकर शानाया के सामने सिर झुकाकर कहते हैं, मैडम आप क्या खाना पसंद करेंगी? शानाया उन नौकरों से कहती है, मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं है, आप अपना काम कीजिए, मेरे लिए एक कप कॉफ़ी कमरे में भेज दीजिए और आप सभी आराम करने जा सकते हैं। बस हाँ में सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। शानाया उसके बाद अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर ताज़ा होकर वह अपना लैपटॉप लेकर काम करने लगती है। तब तक नौकर भी कॉफ़ी देकर वहाँ से चला जाता है। शानाया काम करते हुए कॉफ़ी पी रही थी। करीब 1 बजे तक काम करने के बाद शानाया को थकान होने लगती है। अपना लैपटॉप अलमारी में रखकर वह शनाया के चेहरे पर उसके बाल आ रहे थे, जिससे उसका चेहरा और भी प्यारा लग रहा था। उसके गुलाबी होंठ, पतली नाक और शार्प चेहरे के साथ साथ उसका दूध जैसा गोरा चेहरा किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकता था। अगर शनाया को खूबसूरती की मिसाल कहा जाए तो शायद यह भी कम होगा।
वह शख्स शनाया को एकटक देखते हुए कहता है, 1000 बार खुद को रोका, पर ये कमबख्त दिल हर बार तेरी ओर चला ही आता है। कसूर इस दिल का नहीं, ये तेरी चाहत का है, जो मुझे हर बार तेरा दीवाना बना देता है। वह शख्स शनाया को देखते हुए ये सब कहता जा रहा था। कुछ देर यूं ही उसे निहारते हुए वह अपना एक हाथ बढ़ाकर शनाया के चेहरे पर आए बालों को हटाता है और उसे निहारने लगता है। तभी उसकी नज़र शनाया के गुलाबी होठों पर जाती है और वह उन्हें एकटक देखने लगता है। जब वह खुद पर काबू नहीं रख पाता तो शनाया के होठों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन